नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। मोदी जी खुश हैं कि G7 से निमंत्रण आ गया। बड़ी आलोचना हो रही थी कि ये देखिए क्या छवि हो गई। नरेंद्र मोदी जी को अब G7 में भी आमंत्रित नहीं किया गया, क्योंकि 2019 से वो लगातार जा रहे थे। लेकिन फाइनली जब आया निमंत्रण तो प्रधानमंत्री खुद बहुत गदगद हुए। उन्होंने ट्विटर पे लिखा कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का G7 शिखर सम्मेलन के लिए निमंत्रण मिला, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और उन्होंने आगे लिखा कि भारत और कनाडा दो जीवंत लोकतंत्रों के रूप में आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर नए जोश के साथ सहयोग करेंगे। आपको पता ही है कि G7 जो है वो उसमें महत्वपूर्ण देश जो है वो 7 देश हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका और कनाडा। ये 7 G7 के देश है। भारत उसका देश नहीं है, लेकिन कई देशों को आमंत्रित करता है G7, और जिनसे उनको चर्चा करनी होती है खास करके। अब इसमें इस बार जो है जो शामिल हो रहे हैं वो हैं 7 देश तो हैं ही वो जो उसके मेंबर हैं। उसके अलावा यूरोपीय संघ और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, और उसके बाद विश्व बैंक है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब देखिए, ये जो 7 देश हैं वो देश होते हैं जो अर्थव्यवस्था के मामले में अग्रणी होते हैं, दुनिया में अग्रणी हैं। और ये मूल तौर पे चर्चा करते हैं कि आगे जो आर्थिक समस्याएं हैं, जो आर्थिक उम्मीद है, उस पर किस तरह से काम किया जाए, उस पर किस तरह से तालमेल बिठाया जाए, वो मूल करते हैं। और IMF, विश्व बैंक, ये सब शामिल है तो समझ लीजिए। लेकिन मूल ये है कि पिछले कुछ महीनों से भारत की जिस तरह से चर्चा होती रही है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, ट्रंप जब से आए हैं राष्ट्रपति के तौर पे, भारत के साथ जो उन्होंने बर्ताव किया, मोदी जी के साथ जिस तरह का बर्ताव किया, उससे कई सारे संदेह जो है उठ खड़े हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं। अडानी को लेकर के, या टैरिफ को लेकर के, या ट्रंप ने जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ, या कहिए जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो कहिए आप, बड़ा कंफ्यूजन है क्या हुआ। बहरहाल जो भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसको लेकर के ट्रंप ने जो है जो बर्ताव किया, उससे भारत की छवि को और नरेंद्र मोदी की छवि को भी धक्का लगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धक्का लगा। ट्रंप जो है 12 बार कह चुके हैं कि युद्ध हमने रुकवाया। अब तो ये भी कहा कि जो है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने हमें इसका श्रेय नहीं दिया। उसके अलावा रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनके सहयोगी ने भी कहा कि ट्रंप ने कहा और युद्ध रुका। दुनिया में तमाम जगह इसकी चर्चा है। जो भी हो, युद्ध किस लिए रुका, किसने रुकाया, उसमें भी हम न जाए। तो ऑपरेशन सिंदूर जिस वजह से किया गया था, क्या वो मकसद पूरा हो गया? वो सवाल भारत में पूछे जा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी सवाल का जवाब तो देते नहीं हैं। लेकिन ये जो G7 है, वहाँ पे डेमोक्रेसी पे भी बात होती है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं सारे, और डेमोक्रेसी उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत में डेमोक्रेसी का क्या हाल है वो हम सब जानते हैं। प्रधानमंत्री मतलब देश हो गया है। प्रधानमंत्री की आलोचना कीजिए मतलब देश की आलोचना हो गई है। उसके अलावा संसद जो सर्वोपरि माना जाता है लोकतंत्र में, उसकी लगातार जो है पिछले 11 सालों से देखिए तो संसद की गरिमा को लगातार ठेस पहुंचाया गया। और लोकतंत्र में सबसे इम्पोर्टेंट नागरिक होता है। हमारे संविधान में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि ये नागरिकों का देश है, वी द पीपल। और साथ ही लिखा हुआ है कि जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन हमारे देश में रोज भेदभाव होता है। सरकारी स्तर पर नेता जिस तरह के भाषण करते हैं, उसमें नरेंद्र मोदी भी अग्रणी। हिंदू मुसलमान जिस तरह से देश में हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी के योगदान को कमतर नहीं आंका जा सकता है। बाकी चंगू मंगू तो बोलते ही रहते हैं, और उनको खुली छूट एक तरह से, उनको कोई रोका नहीं जा सकता है। नेहरू को गाली दें, वो अम्बेडकर को गाली दें, वो गांधी को गाली दें, वो लोकतंत्र का मतलब जो है कुछ और समझा दें,
और जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की लगातार बात की जा रही है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कनाडा जाकर के। भारत में ये जो सरकार है पिछले 11 साल से, उसके मुख्य एजेंडे में एक हिंदू राष्ट्र है। और जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो कनाडा में जो खालिस्तान की बात मांग उठती रहती है, खालिस्तान समर्थक लोग जो है कनाडा में कह बताए जाते हैं कि बहुत लोग हैं, और बिना उनके कनाडा में सरकार नहीं चल सकती। तो अब जब यहाँ भी बात लोग करते हैं कि जब हिंदू राष्ट्र की बात आप करेंगे तो वो खालिस्तान की बात क्यों नहीं कर सकता है भाई। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को अगर थोड़ा सा जाने तो वो भी आनंदपुर प्रस्ताव जो है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में ये था कि हमें स्वायत्तता दी जाए, और वो शिरोमणि अकाली दल जो लंबे समय बीजेपी के साथ सत्ता में भागीदार रही, उसका ही प्रस्ताव था 1973 में जो पास किया गया था। लेकिन खैर वो फिर जो है बैक फुट पर चला गया, और लंबी कहानी है, कहाँ उसमें उलझे हम। अभी फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं तो वो कनाडा में जो है वो खालिस्तान को लेकर के, या खालिस्तान समर्थक निज्जर की हत्या को लेकर के विवाद शुरू हुआ था, और वो विवाद इस हद तक पहुंच गया कि भारत कनाडा के रिश्ते बेहद खराब हो गए। अब नए संदर्भ में अभी देखिए कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते खराब हैं, चीन के साथ खराब है, अमेरिका के साथ भी अच्छे रिश्ते नहीं कह सकते। जिस तरह से अमेरिका ने एक तरह से कहिए पाकिस्तान का समर्थन कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे देश के भीतर आतंकवाद को बढ़ावा दिया, इसको शायद अमेरिका भी नहीं मान रहा, दुनिया के बाकी देश नहीं मान रहे। अभी 2-4 दिन पहले की ही बात, जो यूनाइटेड नेशंस है उसकी कमेटी जो है वो आतंक निरोधी कमेटी है, उसका वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया पाकिस्तान, भारत की इच्छा के विपरीत। अब बताइए, हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान ही आतंकियों को समर्थन दे रहा है, पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, पाकिस्तान ने ही आतंकी भेजे भारत में, और प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि दुनिया में कहीं भी आतंकवाद है उसकी जड़ पाकिस्तान से जुड़ती है। लेकिन जब पाकिस्तान आतंक विरोधी कमेटी का महत्वपूर्ण पोस्ट होल्डर हो जाता है, फिर ये सवाल उठता है कि हम जो कह रहे हैं क्या दुनिया के बाकी देश नहीं कह रहे हैं, क्या वो नहीं कह रहे हैं दुनिया के बाकी देश। और जिस तरह से पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा है, उससे भी लगता है कि पाकिस्तान की स्थिति मजबूत हो जाती है। हालांकि ब्रिक्स को लेकर के भी बात चल रही है कि अमेरिका नहीं चाहता कि ब्रिक्स एस्टैब्लिश हो चुकी डॉलर का मान घटे, ये अमेरिका कहीं से नहीं चाहता है। और जब से ट्रंप आए हैं वो उनके लिए नेशन फर्स्ट हो गया। अमेरिका को मजबूत बनाने के लिए, या कहिए कि एक तरह से रिवर्स ग्लोबलाइजेशन जिसको कहते हैं, तमाम कोशिशें कर रहे हैं ट्रंप। और वो आपको पता ही है कि वो टैरिफ लगाया है, वो धमका रहे हैं एप्पल के मालिक को कि अगर तुमने हिंदुस्तान में अपना प्लांट लगाया, एप्पल टेलीफोन है, टैब है, तो फिर जो है तुम्हें मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। एक और वन बिग ब्यूटीफुल बिल है जो ट्रंप लेकर के आ रहे हैं, जिसको लेकर के एलन मस्क ने भारी विरोध किया, और एलन मस्क और ट्रंप के बाद जो रिश्ते खराब हुए उसमें इस बिल का भी बड़ा योगदान है। उस बिल में दरअसल है क्या, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इससे भारत पे क्या असर पड़ता है। उस बिल में ये है कि जो अमेरिकी ग्रीन कार्ड धारक है, H1B वीजा वाले जो कर्मचारी वहाँ काम करते हैं अमेरिका में, वहाँ भी टैक्स भरते हैं बहुत सारे लोग, जो यहाँ ग्रीन कार्ड धारक हैं सब भरते हैं टैक्स। लेकिन उनको अब जब अपने देश में पैसा भेजना है तो उनको 3.5% का टैक्स देना पड़ेगा। ये प्रस्ताव अभी रखा गया है, सीनेट में अभी पास नहीं हुआ है, निचली सदन में पास हो गया है। और ये जो पैसा भेजा जाता है अमेरिका से, इसमें बड़ा हिस्सा जो है भारत का है, भारत में भी पैसे आते हैं। हालांकि मुख्य देश माने जाते हैं मैक्सिको, मैक्सिको में बड़ा पैसा आता है, चीन है, फिलीपींस है, फ्रांस है, पाकिस्तान है, और बांग्लादेश भी है। लेकिन हम भारत की ही बात करें तो भारत में बताया जाता है कि ये भारतीय रिजर्व बैंक जो है वहाँ का एक पेपर है, वहाँ की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार
2023 में विदेश में रहने वाले भारतीयों ने 119 अरब डॉलर भारत में बसे अपने परिवारों को पैसे भेजे। और जो पैसे भेजे जाते हैं, ज्यादातर पैसे किस लिए भेजे जाते हैं? घर खरीदने के लिए भेजे जाते हैं, कि जो लोन है वो चुकता हो, और दूसरी चीजें, कुछ बिजनेस करना हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, उनके भाई के, उनकी बहन का, उनके किसी और का, पिता को हेल्प करनी हो, इसलिए पैसे वहां से भेजते हैं वो लोग। और कहा जाता है कि ये जो इतना पैसा विदेश से आता है भारत, जो व्यापार घाटा है भारत का, लगभग उसका आधा हिस्सा इससे पूरा हो जाता है। और ये भी डेटा कहता है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जिसको एफडीआई कहते हैं, उससे ज्यादा राशि जो विदेश में हमारे रिश्तेदार, परिचित, हमारे देशवासी वहाँ जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, और वो जो पैसा भेजते हैं, वो राशि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई से ज्यादा पैसा वहां से आता है। और अब जब ये सख्त टैक्स लगाया जाएगा, 3.5% का टैक्स लगाया जाएगा, तो जाहिर है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग, उनको और नुकसान होगा, भारतीयों को नुकसान होगा, या जो भी वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, भारत में भी पैसे आने की दिक्कत हो जाएगी। और जब पैसे आने की दिक्कत होगी तो दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब जो है सवाल ये भी है कि जिस तरह से ट्रंप हर मोर्चे पर भारत को दबाने के प्रयास में लगे हैं, भारत को मजबूर कर रहे हैं, बेसिकली वो मजबूर कर रहे हैं कि आप हमारे पाले में आ जाओ, आप चीन और रूस के साथ खड़े रहो। चीन के साथ तो हालांकि कभी नहीं खड़ा था भारत, लेकिन रूस के साथ रिश्ते हमारे हमेशा मजबूत रहे, अतीत से मजबूत रिश्ते रहे हमारे रूस के साथ। और जिस तरह से चीन के साथ हमारे कभी रिश्ते अच्छे नहीं रहे, अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी चीन ने जिस तरह से पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान की तरफ से बोला, उससे साफ साफ पता चलता है कि चीन क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है हमारे भारत के बारे में। लेकिन अब सवाल उठता है कि अमेरिका क्या देख रहा है भारत को लेकर के, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। और G7 में जाने से भारत को फायदा क्या मिलता है, ये भी महत्वपूर्ण है इस पर विचार करना। G7 में जो मूल चर्चा होती है वो इकोनॉमी को लेकर के होती है। भारत कह रहा है कि चौथी इकोनॉमी हम बन गए। नीति आयोग ने कहा था अभी कुछ दिन पहले, पिछले महीने की बात। जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि ये पांचवी अर्थव्यवस्था है ये। लेकिन जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो ये देश G7 में शामिल है, उसकी जो अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था अमाउंट में हो सकता है आसपास हो। कनाडा के, ये क्या कहते हैं, जापान के आसपास हम हैं, लेकिन जापान में प्रति व्यक्ति आय और भारत की प्रति व्यक्ति आय, इसमें भारी अंतर है। अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय और भारत के प्रति व्यक्ति आय में भारी अंतर है। और जब इतना अंतर हो, जिस देश में 100 करोड़ आबादी अपनी जरूरत के सामान नहीं खरीद सकती, उसकी किस तरीके से उसका सम्मान होगा, और किस तरह से वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे साथ आए। इतने सालों से हम साथ चल रहे हैं, तो भारत में जो है क्या आ गया, क्या इन्वेस्टमेंट आ गया, क्या नई कंपनियां आ गई, किस तरह से हो रहा। और जब अमेरिका इस तरह से हमको परेशान करने में लगा हुआ है कि भारत को कैसे नीचा दिखाया जाए, वैसे में वहां जाकर के आप क्या करेंगे? डेमोक्रेसी के लेवल पे आप कहाँ खड़े हैं? क्या ये दुनिया के देश नहीं देख रहा है कि हाँ, हिंदू राष्ट्र की सरेआम बात चल रही है? तो कुल मिलाकर के जो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि क्या नरेंद्र मोदी इसलिए खुश हो रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो लग रहा है, जैसे लग रहा है फंस गए हैं, तो G7 में जाकर के वो बात कर पाएंगे ट्रंप से। ट्रंप की जब चर्चा आती है तो आता है कि जो अडानी साहब हैं वो भी फंसे हुए, और ईरान से जो तेल लिया है उसको लेकर के भी बात की जा रही है। वो कह रहे हैं ट्रंप साहब कि न ईरान से तेल लोगे, न रूस से तेल लोगे, सबसे रिश्ता खत्म कर दो, और धमका रहे हैं। और धमकी को नरेंद्र मोदी अब तक तो बर्दाश्त करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी इस पर लगातार बोल रहे हैं कि 71 में हमने धमकी बर्दाश्त नहीं की, लेकिन नरेंद्र सरेंडर की बात की जा रही है। तो नरेंद्र सरेंडर क्यों है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 में जाकर के क्या बात करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और अभी सबसे बड़ा सवाल तो आतंकवाद है। क्या आतंकवाद पर वहां बात हो पाएगी? और आतंकवाद पर अगर बात होगी तो क्या हिंदू राष्ट्रवाद पर बात नहीं होगी? क्या वो उस पर भी बात होगी, खालिस्तान और हिंदू राष्ट्र पर बात होगी? ये एक फंसने वाली जगह है।
फिर क्या आतंकवाद पर बात होगी तो पाकिस्तान को लेकर के जो अमेरिका का रुख है उसमें बदलाव आएगा। क्या नरेंद्र मोदी जो कहेंगे अमेरिका उसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है? लेकिन ऐसा कोई संकेत तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रतिनिधिमंडल गया विदेशों में, अब तक कुछ हासिल नहीं, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा कि कौन साथ खड़ा है। ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन यहाँ उनके भक्त बड़ा खुश है और कह रहे हैं कि देखिए सब लोग मोदी जी के पीछे पड़ गए थे कि G7 ने भी नहीं बुलाया, देखो G7 ने बुला लिया। मैं देख रहा हूँ पत्रकार, बड़े बड़े पत्रकार लिख रहे हैं कि G7 में बुलाया और मोदी जी ने, अब जवाब मिल गया उनको, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं भैया। लेकिन G7 में बुलाया, इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो भी हम देखेंगे। लेकिन मोदी जी देख रहे हैं कि बिहार में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ा अभी जो है मोदी जी के लिए और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा संकट है जो ये सीज फायर के बाद जो मानहानि हुई है, एक तरह से कहिए, जो पट्टा लगा है, उस पट्टे को, उस नुकसान को कैसे भरें, ये सबसे बड़ी चुनौती अभी नरेंद्र मोदी जी के सामने। और ये जो नुकसान है, छवि का नुकसान है, ये भरने का एक बड़ा मंच जो है वो बिहार का चुनाव। बिहार के चुनाव में अगर बीजेपी जीत जाती है, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना लेती है, तो फिर पूरे देश में मीडिया डंका बजाएगा कि मोदी जी को देखो, दुनिया में डंका बजा दिया। तो ये बड़ी चुनौती है बिहार चुनाव। बिहार में देखिए फिर नरेंद्र मोदी जी 20 जून को जा रहे हैं और वहां जाकर के जो है 7,000 के आसपास रुपए का प्रोजेक्ट जो है वहां समर्पित करेंगे बिहार को फिर से। और बिहार अभी लगातार जाएगा, अभी तो 5वीं 6ठी बार अभी हो गया कुछ महीने में। नरेंद्र मोदी भी जा रहे हैं, राहुल गांधी भी जा रहे हैं, दोनों अपना अपना देख रहे हैं। लेकिन वहां सबसे इम्पोर्टेंट है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार की छवि भी खराब की बीजेपी ने, उनकी भी छवि खराब है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो नीतीश कुमार ने 20 सालों में काम किए हैं, महिलाओं को लेकर के काम किया है, जो शिक्षा के लेकर के काम किया है, जो और दूसरे मसलों पर काम हुआ है, उससे लोकल लोग जो है उनको लगता है कि नीतीश कुमार ने ठीक काम किया और बेहतर माहौल में हम हैं। दूसरी तरफ जो है बीजेपी ने जिस तरह से माहौल बनाया है हिंदू 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 करके, हिंदू राष्ट्र को लेकर के, बिहार में उसका असर कमतर है। अब सवाल है कि क्या नीतीश कुमार के सामने बीजेपी एक बार फिर से जो है सरेंडर करेगी? नीतीश कुमार की कम सीटें आए तो भी क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानेंगे वो, या नीतीश कुमार जिसको कहे उसको मुख्यमंत्री बनाएगी बीजेपी? और एक इसका ये उदाहरण लीजिए कि नीतीश कुमार या कहिए उनकी जनता दल यू पार्टी जो है वो नीति आयोग की बैठक में नहीं गए नीतीश कुमार। अभी वो वापस गए हुए हैं, दिल्ली गए हुए हैं और कहा जा रहा है कि वहाँ बात चल रही है सीटों को लेकर के, मेन मसला फंसा हुआ है। और बीजेपी से एक या 2 सीट भी कम से कम ज्यादा चाहती है जेडीयू, क्योंकि बिहार में बड़े भाई के रोल में रहना चाहती है जेडीयू। और इस बार जेडीयू इस बात से को लेकर के भी सतर्क है कि पिछली बार जैसे चिराग पासवान को लगा करके नुकसान पहुंचा दिया था, अगर इस बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें तो हम क्या करें? चिराग पासवान फिर जो है बिहार में अपने आप को खड़ा करना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट, हालांकि 40 सीटें, 102 103 सीटें जेडीयू को देने की बात की जा रही है, 101 102 सीटें बीजेपी को देने की बात की जा रही है, बाकी 40 सीटें बढ़ जाएगी। 40 सीटों में से 25-26 सीटें चिराग पासवान को देने की बात की जा रही है। बाकी मांझी जी हैं और उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनको भी 2-2 4-4 सीटें दी जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार एक इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं और उनसे पंगा लेने का साहस अभी बीजेपी करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार से पंगा लेने का मतलब है बिहार में भी नुकसान और दिल्ली में भी उसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि 12 सांसद उनके हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जो बिहार में मसला है वहां भी मोदी जी को अपनी छवि बचानी है, भले नीतीश कुमार के भरोसे बचे या भले G7 में या और कहीं जाने से कुछ मामला बने, लेकिन बिहार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए है। G7 पर जो खुश हो रहे हैं लोग, मुझे लगता है कि G7 भी एक बुलबुले की तरह होगा, क्योंकि दुनिया में क्या हो रहा है ये छुपता नहीं है। पहले नैतिकता काम करती थी, नैतिकता के तहत बात होती थी, लेकिन अब नैतिकता कहीं बची नहीं। अब सीधा सीधा व्यापार है और वो एक तरह से दबंगई है। और जिस तरह से ट्रंप दबंगई दिखा रहे हैं, उसमें बड़ी किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति भारत के सामने आ खड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी जी ने जो 11 सालों में
जो पूरी विदेश नीति की ऐसी की तैसी की है, उससे ये स्थिति बन गई है। हम किसके साथ हैं? और ऑपरेशन सिंदूर में हमारे साथ कोई नहीं दिखा। ये सबसे बड़ी चुनौती है नरेंद्र मोदी जी के साथ। आप मीडिया के सहारे कब तक हीरो बने रहोगे? अब देख लिया कि ऑपरेशन सिंदूर में मीडिया उनको हीरो चाह कर के भी नहीं बना पाया। और अब ये भी आ रहा है सवाल कि जो है नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया, जिसने भारत की तरफ देखा उसको मिट्टी में मिला दिया। ट्रंप से जब मुलाकात होगी तो नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे? ये भी इंटरेस्टिंग है। देखेंगे क्या होता है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे नए विषय पर।